हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। आज हम क्लास 10th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पर समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेटा आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसको मैं एनसीईआरटी से कवर करूँगा क्योंकि बीच में बहुत सारे आपके कैरिकेचर्स हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे साथ में समझाने पड़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको हमें एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बट जब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ तो इससे पहले मेरे को आपसे और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के कुछ बात करनी पड़ेगी कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या हम इसके अंदर लेने वाले हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को आपने पहले भी जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है। ठीक है, आपने इसकी दो डेफिनेशन पढ़ रखी होंगी बहुत पहले जब आप 6-7 में थे। तो डेमोक्रेसी किसके लिए बनी होती है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की हमने बात करी, पढ़ा भी सही। फिर आप 9th क्लास में आए तो आपका एक चैप्टर था व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, जहां पर आपने क्या पढ़ा? दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स और पीपल। ठीक है, अब ये सब आप जब पढ़ करके आ चुके हो तो क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर हमें फाइनली कंक्लूड करना है कि जितना हम इतना सारा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ करके आ चुके हैं उसका क्या फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। ग्रास रूट लेवल पे, धरातल पर हम जब देखें तो कोई कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक है वहां पर कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि एप्लीकेबल है, कितना उनको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं हम। पढ़ तो लिया हमने, समझ तो लिया, बट किस लेवल पर वो एग्जीक्यूशन हो पा रहा है। जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी, वहां पर जो जनता रह रही है वो कितना उस चीज को कह सकते हैं हम कि फील कर पा रहे हैं या उन तक वो सर्विसेज पहुंच पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपन जब ओवरव्यू की बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर तो यहां पर कुछ 2-3 लाइन्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए देखते हैं आपका ओवरव्यू। जब हम चैप्टर की बात करें तो यहां पर कौन कौन से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है। एक तो आपका क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई आपकी, डेमोक्रेसी में होते हैं ना चुनाव हर 5 साल में, बट क्या वो अच्छे से काम कर रही है? इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो ये कुछ आपके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं या आप कह सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर कुछ इंट्रो दिया हुआ है आपको चैप्टर के अंदर कि हमें किस किस पार्ट पे यहाँ पर बात करनी है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करें या ऐसी कंट्री की बात करें जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है तो वहां पर क्या इन सब एस्पेक्ट पे, इन सब चीजों पर किस लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अब करेंगे अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट। हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम। चलिए अब यहां पर हम बात करें कि आपका पहली बात तो अपन इस वाले पार्ट पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो फीचर्स हैं उसको हम देखें कि क्या कोई ऐसी कंट्री जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है मैडम, लिंक दो। ये आपका क्लास 9th के अंदर आप पढ़ करके आ चुके हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आगे देखते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है एनसीईआरटी में कि हमें क्या क्या मेजर पार्ट है जो कि इसके अंदर की पॉइंट से पढ़ना है। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी अपनी एनसीईआरटी में उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है ना। Democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative। यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा? बेटर। यहाँ पर क्या नहीं लिख रहा है? बेस्ट। अब आपका पेपर में कई बार आ जाता है ये 1 मार्क्स के अंदर कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, डेमोक्रेसी क्या है? बेटर है। बेस्ट तो हो ही नहीं सकती, बदलाव होते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ हमारे लूप होल्स भी रहेंगे, उनको हम सुधारते भी रहेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है? बेटर है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं किससे? विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप। अब कैसे बेटर है? तो आइए देखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज, फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं।
तो आपका जो पहला सवाल बन रहा है पेपर के अंदर, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर, वो यहीं से बन रहा है विद हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे और यहीं पर याद भी करते हुए चलेंगे, इसको समझ जाओगे तो याद अपने आप रहेगा। कैसे डेमोक्रेसी सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, आज अगर अजय सर वोट देने जा रहे हैं या कोई सेलिब्रिटी वोट देने जा रहा है तो सबका वोट जो है वैल्यू 1 रहेगी, काउंट इक्वली होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं वोट डालूंगा तो 1 वैल्यू काउंट हो रही है, कोई सेलिब्रिटी वोट डालने जा रहा तो उनकी ज्यादा वैल्यू है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो अपन यहाँ पर इस चीज को समझ लें बहुत अच्छे से कि यहाँ पर हर किसी को इक्वालिटी मिली हुई है वोटिंग के अगर पर्सपेक्टिव पे मैं बात करता हूँ, हर किसी को मताधिकार है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड कि वो 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए और उसका वोटर कार्ड भी बना होना चाहिए। सेकंड पर आते हैं अपन, एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आप लिखते जाएं इसको साथ साथ में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लिखते जाएं इक्वालिटी के लिए क्या बोला मैंने, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आप डिग्निटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जिसको अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे से क्या करता है, छीनने की कोशिश करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ वी कैन कंप्लेन। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं ना, तो हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग राइट्स हैं, और अगर वो राइट्स हमारे से कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आज इक्वालिटी की हम बात कर लेते हैं, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कोई हमें हमारे कास्ट कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, और ऐसा कोई करता है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहां पर हम देखें अगर अपन अपने इंडिया की बात करते हैं तो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर लेता हूं, आपका फार्मर बिल जो अभी आया था उस पर बात कर लेते हैं, तो लॉट्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद कोई हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जबकि अपन अगर डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहां पर तो एक बार फैसला सुना दिया और उसको जनता को मानना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर जनता से भी पूछा जाता है, जनता के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं पार्लियामेंट में, और जनता के पास भी ओपन फोरम रहता है कि वो अपना जो भी सजेशन है वो सरकार तक पहुंचा सकती हैं अलग अलग मीडियम से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि mygov.in करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहां पर आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को अपने सजेशन दे सकते हैं अलग अलग इश्यूज पे। आप देखिएगा, वेबसाइट ओपन करिएगा mygov.in, उस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके लेवल पे, जहां पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग जो वहां पे कंटेस्ट चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखिए देश हमारा बड़ा है, भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं। हमने एक कहावत भी देखी थी कि सुनी थी हमने कि जितना बड़ा हमारा देश रहेगा उसके अंदर छोटी मोटी मुसीबतें रहेंगी या अलग अलग बर्तन है थोड़ा बहुत तो आवाज आएंगी। ठीक है, इस तरह की एक कोई कहावत थी, तो यहीं पर हम उस चीज को रिलेट करें कि देश के अंदर छोटे मोटे तो डिस्प्यूट आते रहेंगे, बट उन्हें टाइम पर सॉल्व करने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है। इसलिए हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो रहती है, सिस्टम रहता है, वो भी क्या रहता है, हमेशा हम देखते हैं अलग अलग स्टेजेस पे हमारा लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट का काम रहता है कि मेंटेन करके चलें, और कहीं पर भी कोई अगर इशू आ रहा है तो उसको टाइमली रिजॉल्व कर दिया जाए। देन अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब बेटा आपका अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, कैसे सुधार सकते हैं, इसको मैं 2 पर्सपेक्टिव से देखूंगा। एक तो अपन ने अभी देखा कि फार्मर बिल जो आया, लॉ बन गया, लॉ इंप्लीमेंट हो गया, वापस भी ले लिया सरकार ने। ठीक है, तो एक ये डेमोक्रेसी का फीचर है कि आप कोई चीज लेकर के आए, जनता को पसंद नहीं आई तो आप उसको वापस भी ले सकते हैं। क्या डिक्टेटरशिप में हो सकता है ऐसा? नहीं। दूसरा, इसको अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जनता ने सरकार को चुन लिया, 5 साल के लिए सरकार रहेगी, उसके बाद वापस से मौका आता है जनता के पास कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने जिस सरकार को चुना है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जो उन्होंने वादे करे थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में या जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, अपना
अगली बार किसी और को वोट दे करके आ सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। तो जनता के हाथ में पावर है ना कि वो हर 5 साल में उनके पास ये पावर है कि वो सरकार बदल सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से कैसे बेटर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल बनता आ रहा है पिछले, अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे सीबीएसई के क्लास 10th में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। Are these expectations realized under the democracy? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives. तो ज्यादातर लोग बाग डेमोक्रेसी को ही क्यों फेवर करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर उनको ज्यादा आजादी मिली हुई है, उनके पास राइट्स हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट यहां पर एक बात दे रखी है, वी फेस अ डिलेमा। कैसे, देखते हैं। Democracy is seen to be good in principle, but felt to be not so good in practice। ये आपका फिर से क्या होता है बेटा, यहाँ पे सवाल बन जाएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है हमें, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सवाल बिल्कुल बनता है, ठीक है। इसको कई बार आ जाता है कि जस्टिफाई करें इस वाली लाइन को। Democracy is seen to be good in principle but felt to be not so good in practice। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका जितना हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, बट अब अगर अपन देखें उसको ग्रास रूट लेवल पर जाकर के देखें, तो क्या उतना ही फीचर सारे एक्चुअली में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं? तो शायद उतना देखने को नहीं मिलेगा। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। Do we prefer democracy only for moral reasons, or are there some prudential reasons to support democracy too? तो moral और prudential याद आ रहा है, कहीं पर पढ़ करके आए थे। Why is power sharing desirable? पहला चैप्टर वहां पर आता है ना, moral और prudential reasons। तो यहीं पर मैं आपको होमवर्क देता हूं आपका एक, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है कि ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से कौन से मोरल हैं और कौन से प्रूडेंशियल हैं, कौन से मोरल हैं और कौन से प्रूडेंशियल हैं, ये आपको पता करना है। और मैं बता दूं कि इस तरीके के सवाल आपके एनटीएससी में भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold elections, have parties and they guarantee rights to the citizen। तो आज अलग अलग देश जो कि ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ कुछ फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब भाई डेमोक्रेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पर आपका वो इलेक्शंस भी कराएंगे, पार्टीज चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, कुछ सिटीजन्स को राइट्स भी दिए जाएंगे। while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, economic achievement and their culture। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि अलग अलग देशों के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, कुछ कुछ वहां पर फीचर भी मिल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, चुनाव कराए जा रहे हैं, पार्टियां हैं, राइट्स हैं, बट डिफरेंस तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह एक ही कुछ फॉर्मेट पे हम कह दे कि सेम फॉर्मेट चलेगा। तो कहाँ पर आपका देखने को मिलते हैं चेंजेस, सोशल सिचुएशन अलग हो सकती है हर कंट्री के अंदर, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स आप पढ़ के आते हो इकोनॉमिक्स में, कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग फेज में है। और कल्चर तो हमारे इंडिया में ही देख ले कितना ज्यादा हमें कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अपन अगर अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो डेफिनेटली वहां पर तो और ज्यादा हमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। But is there something that we can expect from every democracy just because it is a democracy? तो एक सवाल बन गया यहाँ पे। तो हमने पहले पार्ट पे तो क्या देखा कि हमने डेमोक्रेसी को आपका नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम से क्या किया बेटा, कंपेयर किया। अब हमने यहाँ पर क्या किया इस वाले पार्ट के अंदर कि जो अलग अलग आपकी कंट्रीज है, 100 कंट्रीज की यहाँ पे बात की गई, तो वहां पर कैसे हम
अलग अलग फीचर्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बट हमें कोई तो एक कॉमन फॉर्मेट निकालना पड़ेगा जिसके अंदर हम अलग अलग जो कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है उसके बेस पर जज कर सकें। तो अब अगला जो पार्ट आएगा, चालू होगा चैप्टर का, वहां पर अपन उस वाले पार्ट पे देखेंगे। ठीक है। Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem। अब हमें तो यही लगता है कि हम अगर डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमारी तो जो भी समस्या होगी उसको फटाफट से क्या करेगी, गवर्नमेंट सॉल्व कर देगी, रिजॉल्व कर देगी। If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. The first step towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create condition for achieving something. Important है, पेपर में आता है। इससे पहले मैंने क्या रिपीट कराया, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, वो वाला लाइन्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पेपर में आपका सीबीएसई वाले सवाल पूछते हैं दैट डेमोक्रेसी क्या आपका हर कंडीशन को फुलफिल कर देती है, तो हमने ऊपर देखा और फिर इसके अंदर आंसर भी यहाँ पे मिल रहा है कि सिर्फ ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कुछ कंडीशंस को अचीव करने के लिए हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना आपको ही है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको वो कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि चैप्टर में क्या दे रखा है। बट इस चैप्टर को जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे एक बार प्रॉपरली, तब तक मैं नहीं कह सकता कि आप इस चैप्टर में एक्सेल कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर आपका एक्सपर्टीज आ सकता है। डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम हर चीज उससे एक्सपेक्ट करें कि हमें तो एक काम पूरा करके दे दिया, अब दूसरे आपकी डिमांड आ जाए, डिमांड आती रहती है ना बार बार। आप भी अपने पेरेंट्स से एक इन्होंने चीज दिला दिया आपको, फिर आप नई डिमांड करने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो वैसे ही लोग बाग भी क्या सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में एक चीज पूरी हो गई, चलो कुछ और नया मांगते हैं, बट उनकी भी क्या है, लिमिटेशंस हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी अवेलेबल हमारे पास कंडीशंस हैं उन्हें बेटरली यूटिलाइज करके हमारे गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या क्या हम रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक एक करके समझते हुए चलेंगे तीनों। आपका ये तो पहला वाला पार्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने बोला कि क्या हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर कुछ तो ऐसे अलग अलग जो कंट्रीज में जब हमें मैच करना है फीचर्स होने चाहिए जिसके ऊपर अपन बात कर सकें। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपका जब आप इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ते हैं डेवलपमेंट, तो आपका इनकम वो एक क्राइटेरिया बन जाता है ना कि हमें वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज को इनकम के बेस पर अपन बता सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। वैसे यहाँ पे अब कुछ आपको क्राइटेरिया है जिसके अंदर अपन अब क्या करेंगे, खुद देखेंगे, चैप्टर अपन को बताएगा कि कितना वहां पर इन चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता है या नहीं जाता है। तो चलो कितनी अच्छी बात है, हम अब एग्जामिनर बनेंगे और अपन एग्जामिनर बन के डेमोक्रेसी के अंदर इन चीजों को चेक करेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, क्या वो रेस्पॉन्सिव है, क्या वो लेजिटिमेट है। आइए शुरू करते हैं। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल क्या होता है, अगर अपन सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी चीज की जवाबदेही आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे मैं क्लास में गया, क्लास में मैंने एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया और बोल दिया कि मैं जब तक क्लास में नहीं आऊंगा जब तक आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को कंट्रोल करना है। तो अब वो मॉनिटर अकाउंटेबल हो गए, अगर बच्चे शोर करते हैं तो ही इज अकाउंटेबल, कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे उस चीज का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वैसे ही सरकार भी अकाउंटेबल है, कैसे देखते हैं। In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people have control over the ruler। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे बोल रखी है कि जनता ही क्या है, सर्वोपरि जनता ही तो चूज करेगी, सरकार बनाएगी और वही क्या करेगी, उन रूलर्स के ऊपर कंट्रोल करेगी। 5 साल में बदल सकते हैं ना, तो हमारे पास वो राइट है। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all। हम तो पार्टिसिपेट करते हैं टाइम टाइम पे, बट जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे हैं वो तो करते ही अलग अलग टाइम पे जो पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बेटा ये सवाल बनता है आपका पेपर के अंदर, सीबीएसई में कई बार आ चुका है।
दैट व्हाट इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसको आप हाईलाइट कर लेना अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में, should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectations of the citizen। पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, अगर आप कोई लॉ नया लेकर के आ रहे हो तो उसके प्रोस एंड कॉन्स सब चीज के लिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट को होना पड़ेगा। और दूसरा, जो जनता की आवश्यकताएं हैं उसके लिए उनको सरकार से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें उनको रेस्पोंड करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं उस चीज के लिए। अच्छा, यहां पर एक आपका हम कह सकते हैं कार्टून दे रखा है, ठीक है, एक तरफ तो क्या है व्हाट इट नोज अबाउट यू, और एक तरफ क्या लिख रहा है व्हाट यू नो अबाउट इट। किसके बारे में बात हो रही है भाई, सरकार के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट है और यहाँ पर क्या है बेटा, पब्लिक है। तो गवर्नमेंट तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती है, बट आप कितना जानते हो गवर्नमेंट के बारे में, तो एक तरीके से सटायर है, ठीक है। तो ये कई बार ये भी आपकी इमेजेस पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। Before we go into this question, we face another common question। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट रहती है वो लेस इफेक्टिव रहती है, ठीक है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो ज्यादा जल्दी क्या कर लेते हैं, कई बार अपने डिसीजंस को ले लेते हैं। बट हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। फिर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपका यहाँ पर 1 मार्क्स के अंदर सवाल आ सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? क्या केवल इस बिहाफ पर आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है? नहीं, अगर आप किसी चीज में डिले ले रहे हो तो आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे ना, जनता से पूछ करके कोई फैसला ले रहे हो तो जनता भी उसमें साथ रहेगी। आपने अपनी मनमर्जी से फैसला ले लिया तो शायद जनता फिर आपके साथ क्या नहीं करेगी, आपका साथ नहीं देगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल बनता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में आपका थोड़ा टाइम लगता है, बट वो टाइम लगा रहे हो तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगी बाद में, उसको जनता बहुत इजीली क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब अगर सरकार जल्दी फैसला ले लेगी तो क्या उससे कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। The democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision because it has followed procedure in decision may be both more acceptable to the people and more effective. So the cost of time that democracy pays is perhaps worth it। तो आपका एक सवाल बनता है ये वाला कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिले हो रहा है तो क्या ये इनएफिशिएंट है? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर ये देखो मिल गया है कि अगर आप टाइम दे रहे हैं तो वर्थ है उस चीज की। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो इससे आपका प्रोडक्टिविटी कम होगी या जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी। अब अपन अदर साइड पे आ जाते हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग will be based on norms and procedure, so a citizen who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out। बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं कि सरकार जो डिसीजन ले रही है क्या वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है, क्या उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ था, क्या वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे उनको फॉलो किया था, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंसी। तो एक तो अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेबल। केवल पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल में मैंने डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन की बात कर ली कि डिस्कशंस होता है और जनता के पास ये अधिकार है कि वो पता लगा सकते हैं कि जो डिसीजन लिया वो प्रॉपरली लिया गया है नहीं, तो इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। बट ये फैक्टर कहाँ पर मिसिंग रहता है आपका, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, we can also expect that democratic government develops mechanism for citizen to hold the government accountable
एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे थिंक फिट। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके अंदर आपका सरकार को जिम्मेदार बनाया जाए, जवाबदेही बने उनकी कि अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं तो वो सोच समझ करके ले, जनता के हित में ले, और ऐसा मैकेनिज्म बने जिसमें जनता भी भाग ले सके, जहां पर भी उनको लगता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 बातें आ रही है बेटा, देखो अपन को अप्रोच लेकर के चलनी है चैप्टर के अंदर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि चैप्टर ऐसा है कि अगर समझ में आ गया तो आ गया, और नहीं आया तो आप घूमते रहोगे चैप्टर के अंदर कि हो क्या रहा है। तो अकाउंटेबल वाला जब पार्ट है उसमें 3 अप्रोच आ गई अपना, एक तो डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात की गई है, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके अंदर जनता पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, अब आएंगे अपन अगले वाले पार्ट पे, रेस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं वहां पर क्या बताया गया है। The actual performance of democracy shows a mixed record of this। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है अपने को कि जब अपन डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो सभी चीजें क्या अच्छी अच्छी चल रही, नहीं, कई कई पर थोड़ा बहुत हमें मिक्स रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब कि कहीं पर कुछ चीजें अच्छी चल रही हैं, कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं चल पा रही हैं। देखते हैं कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। Democracy had greater success in setting up regular and free elections and setting up conditions for open public debate। तो जहां जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना बेटा, वहां वहां पर आप भी हाईलाइट कर लेना जब आप ये वीडियो देखेंगे। आपका डेमोक्रेसी कहां पर अच्छे से काम कर रही है, इलेक्शन तो होते हैं 5 साल में, बिल्कुल होते हैं इलेक्शंस, और दूसरा ओपन पब्लिक डिबेट, यहां पर भी सरकार क्या कर रही है, पास है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप अपने को क्या बनना है, एग्जामिनर, तो अपन को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। इलेक्शन टाइम पे करा देते हैं ओपन पब्लिक डिबेट, आपको पता है चलती रहती है अपने आप तो कंट्री के अंदर लगातार, किसी न किसी राज्य में चुनाव आते हैं, चर्चा चालू हो जाती है, बताइए कौन बनेगा वहां पर मुख्यमंत्री, या वहां पे किसकी सरकार आएगी। डिबेट्स तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है इंडिया के अंदर अगर अपन देखें तो। बट most democracy falls short of elections that provide a fair chance to everyone and subjecting every decision to public debate। तो क्या हर चीज को हम पब्लिक डिबेट से ही आगे लेकर के जाते हैं, नहीं, कुछ चीजें सरकार अपने आप करती हैं, हर बार थोड़ी पब्लिक डिबेट होती है। आपने मूवी देखी होगी उरी वाली, हमला करना था सर्जिकल स्ट्राइक, तो क्या हमसे पूछा था, नहीं, जरूरत भी नहीं थी पूछने की, हमसे पूछते तब तक तो बात ही लीक हो जाती। तो हर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बात पे पब्लिक डिबेट हो, सरकार कुछ फैसले अपने हिसाब से भी सुओ मोटो करती है। Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen। तो अब यहाँ पे 2 चीजें अपने को, यहाँ पर तो अपन ने क्या देखा, अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात आई कि पब्लिक डिबेट उतना नहीं होती है जनता के साथ डिसीजन लेते टाइम। और अब क्या देख रहे हैं अपन कि सरकार बहुत ज्यादा अपने बारे में जानकारी जनता के साथ शेयर नहीं करती है। हालांकि आरटीआई आपको पता है क्या होता है, आरटीआई के बारे में आप जानते हैं, बट स्टिल उसमें भी कुछ आपके प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन ही आपकी कंट्री से संबंधित आप पार्टियां लगा करके पूछ सकते हैं। डिफेंस के लिए कर हो गई, या कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर आपका शेयर नहीं की जाती हैं। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect। तो ये तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो मैं फिर बता दूं, यहाँ पर आपको 2 चीजें, इलेक्शन कराना है, डिबेट करानी है, ठीक है, यहाँ पर तो पास हो गए। हर सब्जेक्ट पे डिबेट करानी है, यहाँ पर हम उतना 100% नहीं दे सकते सरकार को नंबर। इंफॉर्मेशन में भी अपन कहेंगे 50-50 है, ठीक है, क्योंकि अपन तो चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन तो एग्जामिनर बन चुके हैं अब, तो यहाँ पर अपन कहेंगे कुछ जानकारी देती है सरकार, कुछ नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं। In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people। तो अपन अगर मेजरली देखें तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जनता की बात सुने, होना ही चाहिए बिल्कुल। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव, क्या लिख रहा है, नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस 2 counts। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी। हाईलाइट कर रखा है, मतलब क्या बनता है बेटा, सवाल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है।
तो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जहां पर उतना ज्यादा डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है? पहला, जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा उतना नहीं कर पाते हैं, और दूसरा जो मेजोरिटीज की डिमांड है। और अगर अपन इसको प्रैक्टिकली देखें तो अभी आपका जब चैप्टर एंड होगा तो वहां पर ये वाली लाइन खुद ही लिख रखी है एनसीईआरटी ने कि लगातार जनता तो क्या डिमांड करती रहेगी। आपके घर के बाहर सड़क बना दी, आपका पार्क जो था लोकेलिटी का डेवलप कर दिया, और बाकी फीचर्स लिया, अब आप कुछ और नई चीज लेकर के आए होगा, हमें ये भी चाहिए, अब कल हमें वो भी चाहिए। तो सरकार का भी एक बजट होता है, उनकी लिमिटेशन है, वो हर बार हर चीज को उसी टाइम पर नहीं कर सकते फुलफिल। हो सकता है वो आज उस बारे में सोचे आने वाले 5 साल में क्या करना है उसको डेवलपमेंट करवाएं, जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, बट हाथों हाथ हम सोचें कि हमें अभी के अभी डेवलपमेंट करवाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर और क्या बात की गई है बेटा, डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन की बात भी की गई है। ठीक है, जो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है, हर जगह सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चलेगा। जैसे आपकी जब मार्कशीट आती है ना पीटीएम के अंदर, तो सब्जेक्ट वाइज जब टीचर बताता है कि इस सब्जेक्ट में तो इनके नंबर कम है, तो वैसे ही करप्शन वाली बात आ गई अब यहाँ पे कि सरकार के अंदर अगर करप्शन हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी या एक एफिशिएंट वे में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं। तो क्या हम ये कह दें कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस करप्ट है या मोर सेंसिटिव है पीपल के लिए? तो दोनों ही तरीके से बातें चल रही हैं। तो करप्शन है सरकार के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, बट वापस क्या सवाल कर दिया उसने, तो क्या इसका मतलब ये है कि नॉन डेमोक्रेसी में नहीं होता है? तो हम अगर कंक्लूड करें तो एक उन्होंने लूप होल बताई, करप्शन होता है, बट स्टिल हम किस बात पे अड़े हुए हैं, दैट डेमोक्रेसी इज मोर बेटर देन डिक्टेटरशिप या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अपन रेस्पॉन्सिव वाली बात कर ली अपन ने, रेस्पॉन्सिव वाली बात के अंदर अकाउंटेबल वाली कर ली, रेस्पॉन्सिव वाली अपन ने बात कर ली। ठीक है, दैट यहाँ पर आपका किस तरीके से गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करना है, जनता जब अपनी अपनी नीड्स बता रही हैं तो रेस्पॉन्ड तो करें एटलीस्ट। ठीक है, उन्हें उस चीज के बारे में बताए तो सही, अगर वो कोई मांग रख रहे हैं तो। लेजिटिमेट की अपन बात करते हैं। Democratic government is people own government, that is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. अब आगे अपन यहाँ पे साउथ एशिया वाली बात करेंगे। साउथ एशिया वाली जब अपन बात करेंगे तो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से साउथ एशिया के अंदर आगे अलग अलग जो कंट्रीज हैं उसके बीच में डिस्कशन होता है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा लेजिटिमेट गवर्नमेंट की, और मैंने यहाँ पे बात करी आपका साउथ एशिया की। मैं जब बात कर रहा हूँ तो साउथ एशिया के अंदर जो आपकी अलग अलग कंट्रीज आती है, वहां पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो आपको ये इमेज दे रखी है, इस इमेज के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, किस तरीके से, पहले तो आपको ये पता हो कि आपके साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं की बात की गई है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और अगर अपन आगे बात करें तो इंडिया के अंदर जो आपको यहाँ पे फिगर दे रखी है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो बन गया एक नंबर का सवाल ये, पहली बात तो। दूसरा, अपन अगर देखें तो डेमोक्रेसी प्रेफरेबल है इंडिया में 70 आपका इसके अंदर मार्क्स आते हैं। समटाइम्स डिक्टेटरशिप बेटर, ऐसा केवल 9% है, और डजेंट मैटर 21%। फर्क नहीं पड़ता डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, फर्क ही नहीं पड़ता 21% अगर अपन इसको देखें तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री? तो वेरी सुटेबल और सुटेबल के क्राइटेरिया पर यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश आप देखेंगे तो यहाँ पे 93 दे रखा है, 93% आप कह सकते हैं इसको कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा सूटेबल है, वेरी सूटेबल। और सूटेबल कि भी आपको यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं अपन, ओवरवेमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, दोस हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सबसे ज्यादा 98 किस पे आ रहा है आपका? श्रीलंका पे।
मैं क्यों यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही एक एक नंबर में सवाल आपके बन जाते हैं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जो एनसीईआरटी में आपको इमेजेस दे रखी हैं, कार्टून्स दे रखे हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बट बेटा सोशल साइंस में ये सब चीज़ें जो देते हैं एनसीईआरटी वाले, ये इसलिए देते हैं कि हम यहाँ से चीज़ों को कंपेयर करके आप तक उन चीज़ों को समझा सकें कि प्रैक्टिकली क्या है। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। एक सवाल ये बनेगा, एक यहाँ बन गया, 1 2 3 4 सवाल बन रहे हैं इस फिगर से। और आप अगर देखेंगे अलग अलग आपका रिफ्रेशर्स वगैरह, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं वो इन फिगर से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अलावा और क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में हमें। अगला टॉपिक क्या है? चलिए, अपना जो आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है आपका बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए इस बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अपन ने जैसा कि यहाँ पे बात करी कि कौन कौन से अपन को किस किस एस्पेक्ट के ऊपर जज करना है डेमोक्रेसी को, तो अपन ने अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो ये तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि अगर अपन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, उसमें अगर अपन इंडिया का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर क्या जो हमारे रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? शायद आपका आंसर आएगा नहीं सर। हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years बिटवीन 1950 एंड 2000, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वहां थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों मिलेगी उसको भी देख लेते हैं। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव higher economic development worries us, but this alone cannot be a reason to reject democracy. Economic development depends on several factor। तो आप फिर यहाँ पर क्या बात आ गई कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, बट अपन तो किस बात पे अड़े हुए हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है। और अड़े हुए ही नहीं, हम इसको हम प्रूव भी कर रहे हैं। कोई हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल बोल दिया, हम उसको प्रूव करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर फिर उन्होंने रीजन भी तो दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। आपकी कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, देन आपका अगर अपन यहाँ देखें तो कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये सब चीजें फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट डिपेंड करता है। द प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर एक पॉइंट तो आपका ये बन रहा है, एक तो यहाँ पे क्या बन रहा है नेग्लिजिबल वाला, एक यहाँ पे क्या बन रहा है हाई रेट वाला। इसको हाईलाइट करो बेटा, ये आपके बहुत डीप में पढ़ रहे हैं अपन, और ये आपका अगर आपने इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा पेपर के लिए। तो एक जगह अगर सवाल आ जाए हाई रेट कहाँ पर है, डिक्टेटरशिप में, और अगर अपन लेस डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा नेग्लिजिबल। Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to be lag behind dictatorship in this respect। तो अपन ने कितने नंबर दिए, 50% दे सकते हैं क्या, या हम कह सकते हैं कि अगर अपन इस एस्पेक्ट पे बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। देयर इज अ डिफरेंस, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक ये कार्टून दे रखा है जिसके अंदर कुछ जगहों पर तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन 2000 से 2006 के बीच में, तो आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, कार्टून ऑन दिस पेज tells us about the disparities between the rich and the poor। तो कुछ सेक्शन तो सोसाइटी का क्या है, काफी उनके पास पैसा है, कुछ के पास जो मिडिल वाला पार्ट है बहुत कम पैसा है, और पुअर उनके पास बहुत कम पैसा है। अब आपको यहाँ पर एक इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर फिर से एक कार्टून दे रखा है जिसके अंदर क्या बताया गया है बेटा, किस तरीके से जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, हंगर, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग। एक पुअर किड है तो उसको इस स्टेट्स पे चढ़ना है, बट वो नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि उसके पास उतने फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या हम कह लें उसकी तो क्या गलती है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनके पास उतना ज़्यादा अलग अलग या तो इनकम नहीं होगी या जो भी कंडीशंस नहीं होंगी जिस वजह से वो इस सब फैसिलिटीज उनको नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। अब अपने को एक टेबल यहाँ पे नीचे दिखाई जाएगी, बता देता हूँ टेबल। टेबल 1 shows that
ऑन एन एवरेज डिक्टेटोरियल रिजाइम हैव हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैं टेबल 1 पे लाता हूं पहले आपको। टेबल वन क्या बोल रही है बेटा? डिक्टेटोरियल रिजाइम का ग्रोथ रेट कितना है? 3.95। ठीक है, सॉरी, डेमोक्रेटिक रिजाइम का कितना है? 3.95। डिक्टेटोरियल रिजाइम का कितना है बेटा? 4.42। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप 4.34, पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 4.42। तो टेबल 1 तो ये बता रही है आपको कि सबसे ज्यादा आपका डिक्टेटोरियल रिजाइम के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अपन पढ़ के भी आ चुके हैं पहले। अब टेबल 2 क्या बोल रही है? पहले ऊपर देख ले, टेबल 2 क्या बोल रही है। Table 2 shows that with democracies there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa and Brazil, the 20% people take away more than 60% of the national income. 20% लोग 60% national income, leaving less than 3% for the bottom. तो आइए इधर देखते हैं अपन। नेम ऑफ द कंट्रीज, साउथ अफ्रीका को मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इस पे सवाल बनता है आपका, तो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। आपका नेशनल इनकम का जो परसेंटेज शेयर है टॉप 20% में 64.8, ठीक है, और बॉटम 20 में मात्र 2.9। तो साउथ अफ्रीका और हंगरी दोनों ही मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, सवाल आपका पेपर में बन जाता है। अब इसके बाद रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।